इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक ही साथ बनाने और बिगाड़ने दोनों से जुड़े होते हैं। महमूद गजनवी एक ऐसा ही नाम है। भारत के लिए तो ये नाम 17 हमलों, टूटे हुए मंदिरों और बेहिसाब लूट का दूसरा नाम है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? या फिर इस कहानी का एक और भी पहलू है जो गजनी की गलियों में कहीं छिपा हुआ है? तो आज चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो असली सवाल यही है कि हम महमूद गजनवी को आखिर याद कैसे रखें? क्या वो सिर्फ एक बेरहम लुटेरा था जिसकी नज़र भारत की दौलत पर थी, या फिर अपनी सल्तनत के लिए वो एक बहुत ही काबिल शासक था? मतलब एक ही इंसान एक तरफ तबाही मचा रहा है और दूसरी तरफ कुछ बना भी रहा है। ये कैसे हो सकता है? आइए इन सवालों के जवाब तथ्यों की रोशनी में तलाशते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए इसकी जड़ें भारत में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर आज के अफगानिस्तान के एक शहर गजनी में हैं। क्योंकि किसी भी हमले को समझने के लिए पहले हमलावर की दुनिया को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले चलना होगा गजनी। गजनवी वंश की नींव महमूद के पिता सुबुक्तगीन ने रखी थी। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, सुबुक्तगीन कोई शाही खानदान से नहीं था। वो एक तुर्क गुलाम सैनिक था, एक ऐसा इंसान जिसे खरीदा और बेचा गया था, लेकिन उसने अपनी सैन्य ताकत के दम पर सत्ता हासिल की। और यही जो एम्बिशन थी ना, यही विरासत में मिली महमूद को। और उसने इसे एक ऐसे तूफान में बदल दिया जो सब कुछ उड़ा कर ले गया। अब देखिए महमूद सत्ता तक कैसे और कितनी तेजी से पहुंचा। 997 में पिता की मौत हुई और अगले ही साल 998 तक अपने ही भाई को हराकर गद्दी पर बैठ गया। मतलब पावर के लिए कोई समझौता नहीं। उसकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल साफ थी और उसे जल्द ही बगदाद के खलीफा से यमीन उद दौला की उपाधि भी मिल गई, जिसका मतलब था साम्राज्य का दाहिना हाथ। ये एक तरह से उसकी सत्ता पर धार्मिक और राजनीतिक मोहर थी। और जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, उसकी नजरें घूमकर टिक गईं हिंदुस्तान पर, जहां उसे बेपनाह दौलत दिख रही थी। और यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला, उसके शासनकाल का सबसे चर्चित अध्याय, यानी भारत पर 17 हमलों का। महमूद के हमले ऐसे ही नहीं थे, वो सोचे समझे हुए थे, एक शातिर शतरंज के खिलाड़ी की चाल की तरह। पहला कदम 1000 ईस्वी में सीमाओं पर छोटे मोटे हमले करके भारत की ताकत को आंकना। दूसरा कदम 1001 में पेशावर में राजा जयपाल को हराकर उत्तर पश्चिम के सबसे मजबूत दरवाजे को तोड़ना। और फिर जब रास्ता पूरी तरह साफ हो गया तो आया वो सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी हमला 1025 में सोमनाथ पर। एक ऐसा घाव जो इतिहास की यादों में हमेशा के लिए रह गया। ये हमले सिर्फ जमीनें नहीं जीत रहे थे, ये राजाओं का हौसला तोड़ रहे थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है राजा जयपाल का अंत। 1001 में मिली हार का अपमान इतना ज्यादा था कि उन्होंने खुद को आग लगा ली। ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि एक नई बेरहम ताकत का उदय हो चुका है। महमूद की नज़र सिर्फ किलों पर नहीं थी, उसकी नज़र थी भारत की आत्मा पर, उसके मंदिरों और अमीर शहरों पर। उस जमाने के इतिहासकार लिखते हैं कि मथुरा सोने से चमकता हुआ एक शहर था। अब आप सोचिए उस चमक को कैसे लूटा गया होगा और गजनी ले जाया गया होगा। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये एक सभ्यता की दौलत का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो सवाल फिर वही है कि इन विनाशकारी हमलों के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ पैसा था या इसके पीछे कोई धार्मिक या राजनीतिक इरादा भी था? देखिए, इसका जवाब ना किसी एक चीज में नहीं है, ये 3 चीजों का एक बड़ा ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था। पहला और सबसे बड़ा कारण भारत का बेहिसाब धन, दूसरा धर्म का एंगल जिसमें वो खुद को मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला मानता था, और तीसरा जो शायद सबसे जरूरी था, भारत की राजनीतिक कमजोरी। देश छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों में बटा हुआ था जो एक होकर मुकाबला ही नहीं कर पाए। इन तीनों ने मिलकर भारत को एक आसान और बहुत ही आकर्षक निशाना बना दिया था। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि क्या महमूद भारत पर हुकूमत करना चाहता था, यहीं बसना चाहता था? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, महमूद का मकसद भारत को जीतना नहीं था, उसका मकसद था भारत को दोहना,
उसका साम्राज्य तो मध्य एशिया में था और गजनी उसकी ताकत का सेंटर था। भारत उसके लिए एक खजाना था जिसे बार बार लूटा जा सकता था ताकि वो अपनी राजधानी को और अमीर बना सके। यही वजह है कि वो हर बार हमला करके वापस लौट जाता था। और यहीं पर महमूद की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। भारत में जो एक लुटेरा और वहशी था, वो अपने घर यानी गजनी में बिल्कुल अलग था। ये इतिहास का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, जिस हाथ ने भारत में मंदिर तोड़े, उसी हाथ ने गजनी में शानदार मस्जिदें और लाइब्रेरियां बनवाई। जो पैसा सोमनाथ से लूटा गया, उसी से गजनी में फारसी कल्चर का एक गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। वो अल-बरूनी और फिरदौसी जैसे बड़े बड़े विद्वानों को अपने दरबार में रखता था। एक तरफ विध्वंसक, दूसरी तरफ निर्माता, ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। तो सवाल ये है कि आखिर में महमूद गजनवी अपने पीछे क्या छोड़कर गया, उसकी विरासत क्या थी और भारत के भविष्य पर उसका क्या असर पड़ा। देखिए, इतिहास में महमूद की तस्वीर इस बात पर टिकी है कि आप उसे देख कहाँ से रहे हैं। अगर आप गजनी से देखें तो वो एक महान सुल्तान था, एक हीरो जिसने अपनी राजधानी को कल्चर और ज्ञान का केंद्र बनाया। लेकिन अगर आप भारत के नजरिए से देखें तो वो एक लुटेरा था जो अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ गया। और सच तो ये है कि वो दोनों था, और यही बात उसकी कहानी को इतना पेचीदा बना देती है। भारत पर इन हमलों का असर बहुत बहुत गहरा हुआ। उत्तर भारत के राज्य आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह खोखले हो चुके थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा असर वो था जो उसने अनजाने में किया। उसने आने वाले हमलावरों के लिए भारत का दरवाज़ा खोल दिया था। उसने दिखा दिया था कि भारत की दौलत को लूटा जा सकता है और उसके बटे हुए राज्य मिलकर सामना नहीं कर सकते। और इसी रास्ते पर चलकर बाद में गौरी, खिलजी और तुगलक आए। 1027 में भारत पर अपने आखिरी हमले के बाद महमूद की सेहत अब गिरने लगी थी और 30 अप्रैल 1030 में उसकी मौत के साथ ही एक तूफानी दौर का अंत हो गया। उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो बनाया, लेकिन उसकी नींव उतनी मजबूत नहीं थी और उसके जाने के बाद वो धीरे धीरे बिखरने लगा। तो आखिर में महमूद गजनवी की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि इतिहास को काले और सफेद में नहीं देखा जा सकता। वो अपने लोगों के लिए एक नायक था और जिनके ऊपर उसने हमला किया उनके लिए एक खलनायक। उसकी विरासत हमें यही बताती है कि इतिहास को जज्बातों से नहीं बल्कि तथ्यों और अलग-अलग नजरियों से समझने की जरूरत